गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट जो क्लास थी अपनी, उसमें अपन ने बात की थी इंटरमीडिएट्स की। और इंटरमीडिएट्स में अपन ने बात की है, अब तक 3 प्रकार के इंटरमीडिएट्स अपन देख चुके हैं। सबसे पहले अपन ने बात की थी कार्बोकैटाइन, कार्बोधनाइन, कार्बोरेनाइन, कार्बोएनाइन और मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। इन 3 इंटरमीडिएट्स के बारे में बात की। और मेजर जो अपने इंटरमीडिएट्स हैं ये 3 ही बनते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंटरमीडिएट्स हैं जिनकी अपन और बात करते हैं। तो अपन जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट है वो देखते हैं अपना जो फोर्थ इंटरमीडिएट है वो है कार्बीन। कार्बन की वे स्पीशीज जिनमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, संयोजक कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो और 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हो और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में हो। देखिए, कार्बोकैटायन और कार्बन में थोड़ा सा फर्क है। दोनों के जो संयोजकता कोष है वो संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। कार्बोकैटायन के संयोजकता कोष में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के संयोजकता कोष में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो कार्बोकैटायन है उसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बंदी आणविक कक्षक में। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन अबंदी आणविक कक्षक में उपस्थित होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बंदी आणविक कक्षक में उपस्थित होते हैं। जबकि उसमें क्या होता था, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो कार्बन की वह स्पीशीज जिसमें कार्बन के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तथा 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित हो, तो वह स्पीशीज कार्बीन कहलाती है। ठीक है। अर्थात यदि इसकी अपन बात कर लें तो जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये 2 तो इसमें बॉन्ड बन रहे हैं और 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हुए। और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो नॉन बॉन्डिंग में अर्थात लोन पेयर के रूप में हो सकते हैं, या अपन यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से रख सकते हैं। तो ये जो स्पीशीज है वो स्पीशीज कहलाती है कार्बन। कई बार आपने ये लिखा हुआ देखा होगा CH2 इस प्रकार की, तो इस या अपन देखते हैं CCl2 इस प्रकार से। आपने काफ़ी रिएक्शन देखी है इसकी जिसमें यह आपको मिलेंगे कार्बन के रूप में। बहुत सी रिएक्शन अपन देखते हैं, अभी भी अपन देखेंगे कार्बन के कई प्रकार के रिएक्शन जो अपने को इस प्रकार से मिलेंगे। तो कार्बन की वे स्पीशीज जिसमें कार्बन के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो कार्बन कहलाती है। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं उन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के आधार पर कहें या उनकी उपस्थिति के आधार पर कार्बन को अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। वो कार्बन कौन सी होती है? जो कार्बन है उसको अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है सिंगलेट और दूसरी जो कार्बन होती है वो होती है ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट जो कार्बन है उसकी स्ट्रक्चर की यदि अपन बात कर लें तो देखिए इसके पास 4 ऑर्बिटल हैं। ये जो हाफ लोब है उनको मैं थोड़ा सा छोटा शो कर रहा हूँ यहाँ पे, जो बैक साइड में प्रेजेंट है। मेजर अपने पास ये हैं और अपन ने क्या कहा कि 4 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बॉन्डिंग में। ये अपने पास जो 2 लोब्स हैं या जो 2 ऑर्बिटल है वो यहाँ पे बॉन्डिंग रीजन में प्रेजेंट है। अब बचे अपने पास 2 प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन हैं या जो नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्थिति के आधार पर इनको अपन
दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। जो अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनकी उपस्थिति के आधार पर या वो किस प्रकार से उपस्थित हैं उनके आधार पर इसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे उपस्थित होंगे, कौन से ऑर्बिटल, किस प्रकार के ऑर्बिटल में उपस्थित होंगे, उसके आधार पर अपन इसको डिवाइड करते हैं। अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, ये अपने पास 2 ऑर्बिटल हैं, ये एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित हो, कहने का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन अपोजिट हो, एक दूसरे के विपरीत हो, कहने का मतलब एक प्लस हाफ हो दूसरा माइनस हाफ हो। क्योंकि जब भी देखिए बॉन्ड बनता है, जो भी अपन बॉन्डिंग कर रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की 2 प्रकार की स्पिन होती है, एक का प्लस हाफ होता है, दूसरे का माइनस हाफ होता है। कभी भी प्लस हाफ और प्लस हाफ के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती, माइनस हाफ और माइनस हाफ के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने पास 2 कक्षक थे, उन 2 में से ये एक ही कक्षक में यदि उपस्थित हो जाएं, अर्थात दोनों अपोजिट साइन रखें या दोनों अपोजिट स्पिन रखें, या अपन ये कहें कि दोनों एक ही ऑर्बिटल में यदि उपस्थित हैं, दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं, तो वो जो कार्बिन है उस कार्बिन को अपन क्या कहते हैं, सिंगलेट कार्बिन। अब देखिए जो सिंगलेट कार्बिन है उसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फॉर्म में है। क्या बॉन्डिंग वाले पहले से पेयरिंग में थे, और यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग वाले हैं ये किस में आ गए, पेयरिंग में। और यदि ये पेयरिंग में है तो इसका मतलब यदि इसके चुंबकीय गुणों की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अपन बात करें, तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फॉर्म में होने के कारण यहाँ पे जो सिंगलेट कार्बिन है ये डायामैग्नेटिक कैरेक्टर रखती है, प्रतिचुंबकीय होती है। जो सिंगलेट कार्बिन है वो कौन सी होती है, प्रतिचुंबकीय। दूसरी बात यहाँ पे देखिए जो एक ऑर्बिटल है वो कंप्लीट रूप से वैकेंट है, कंप्लीट रूप से यहाँ पे वैकेंट, और कंप्लीट रूप से वैकेंट होने के कारण, रिक्त होने के कारण ये जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इलेक्ट्रॉन ले सकता है इसका मतलब सिंगलेट कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल के समान व्यवहार करती है। इलेक्ट्रॉन लेने वाले स्पीशीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, जो सिंगलेट कार्बिन है ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखती है और इलेक्ट्रोफाइल के समान व्यवहार करती है। अब बात कर लें अपन ट्रिपलेट की। ट्रिपलेट में भी यही कंडीशन होती है, थोड़ा सा चेंज है। ये अपना कार्बन है, मैं इसके 4 ऑर्बिटल बना दूं, ये इसके 4 ऑर्बिटल हैं, इनमें से जो 2 हैं वो बॉन्डिंग के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब अपने पास बचे कौन से, 2। अब दोनों जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं वो यदि अलग अलग कक्षक में उपस्थित हों, देखिए चेंज क्या हुआ है, यदि दोनों एक में आ जाएं, सिंगल में आ जाएं, सीधा से ध्यान रखिए, दोनों एक में आ जाएं अर्थात सिंगल में आ जाएं तो सिंगलेट, और दोनों अलग अलग हो जाएं तो इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। तो यहाँ पे जब दोनों ऑर्बिटल, दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में उपस्थित हों तो वो कौन सी कहलाती है, ट्रिपलेट कार्बिन। अब इसके कैरेक्टर अपन देख लेते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं अर्थात इनके चुंबकीय गुणों की बात की जाए तो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो ये कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन अनुचुंबकीय, सिंगलेट कार्बिन प्रतिचुंबकीय। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, दोनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है तो कुछ रिपल्सन होगा, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करके इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। तो इस परिस्थिति के कारण इसको अपन न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। सिंगलेट कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल, ट्रिपलेट कार्बिन न्यूक्लियोफाइल। ये अपने पास 2 प्रकार की कार्बिन निकल करके आई, सिंगलेट और ट्रिपलेट। दोनों जो कार्बिन है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के आधार पर डिफाइन की गई है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यदि एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट तो वो सिंगलेट कार्बिन कहलाती है, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट तो वो ट्रिपलेट कहलाती है। सिंगलेट कार्बिन पैरामैग्नेटिक होती है, सॉरी डायामैग्नेटिक होती है, और ट्रिपलेट कार्बिन पैरामैग्नेटिक होती है। सिंगलेट कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर शो करती है, ट्रिपलेट कार्बिन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है, और ट्रिपलेट जो कार्बिन है वो नाभिक स्नेही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों जो कार्बिन है उनके आधार पर अपन इसको, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनके आधार पर इसको अपन डिफाइन करते हैं। एक बार कई बार इसका जो क्वेश्चन बनता है वो आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के रूप में छांटने के लिए होता है। अब जब
अपने पास लेबल किया हुआ है, कार्बन अलग अलग दी हुई है कि ये सिंगलेट कार्बन है और ये ट्रिपलेट कार्बन है, तो उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये तो कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये कौन सी होगी, नाभिक स्नेही। लेकिन सिर्फ आपको एग्जांपल ये दे दे CH2 और इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही में रखना है। सिर्फ यदि CH2 दिया हुआ है तो वहां पे आपको इस कार्बन को सिंगलेट कार्बन मान करके आंसर देना है। और सिंगलेट कार्बन के कैरेक्टर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और अनुचुंबकीय, सॉरी प्रतिचुंबकीय। तो ये जो कार्बन हो गया दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसको अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही कहेंगे या अपन उसको सिंगलेट मान करके उसके कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित फॉर्म में माने जाते हैं, अर्थात ये जो होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही में इसको अपन रख सकते हैं। और यदि दिया हुआ है सिंगलेट और ट्रिपलेट अलग अलग दिया हुआ है तो वहां पे अपन सिंगलेट को सिंगलेट के अकॉर्डिंग और ट्रिपलेट को ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो ये अपने पास दो प्रकार की कार्बन, सिंगलेट कार्बन कौन सी होगी, जब दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही पी कक्षक में उपस्थित हों तो सिंगलेट कार्बन कहलाती है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं जिसके कारण यह कार्बन प्रतिचुंबकीय होती है तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होती है। ठीक है। यदि अपन ट्रिपलेट की बात कर लें तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अलग अलग पी कक्षक में उपस्थित हों तो प्राप्त कार्बन ट्रिपलेट कार्बन कहलाती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है, वह नाभिक स्नेही भी होती है। और यदि दोनों के स्थायित्व की अपन बात कर लें, सिंगलेट और ट्रिपलेट, स्टेबिलिटी की मैं बात कर लूँ दोनों की, तो देखिए दोनों की स्ट्रक्चर आप देख करके बता सकते हैं दोनों में से स्थायी कौन सा होगा। यदि अपन स्टेबिलिटी की बात कर लें इसके सिंगलेट और ट्रिपलेट की, दोनों में से अधिक स्थायी कौन सा है। यहाँ पे देखिए प्रतिकर्षण सभी में प्रेजेंट है, इसमें भी प्रतिकर्षण है, यहाँ पे प्रतिकर्षण और यहाँ पे प्रतिकर्षण है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में प्रतिकर्षण नहीं होगा, अर्थात जो रिपल्सन है वो यहाँ पे कम है और रिपल्सन कम है तो इसका स्थायित्व क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ट्रिपलेट कार्बन हमेशा सिंगलेट कार्बन की तुलना में अधिक स्थायी होती है। ट्रिपलेट कार्बन सिंगलेट कार्बन की तुलना में हमेशा अधिक स्थायी होती है। अब ये बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन की यदि इनकी बात की जाए, इनके निर्माण की विधियों की अपन बात करें कि अपन इन कार्बन यदि अपने को बनानी हो तो अपन कैसे बनाएं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, अपन बात कर रहे हैं फॉर्मेशन की, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, सबसे पहले अपने पास हेलोफोर्म रिएक्शन जो आप लोगों ने बहुत देखी है, सॉरी हाँ हेलोफोर्म रिएक्शन, एक मिनट, हेलोफोर्म रिएक्शन नहीं कहेंगे इसको, हेलोफ्रॉम हेलोफोर्म, इसके द्वारा अपन प्राप्त कर रहे हैं इसको हेलोफोर्म के द्वारा, फ्रॉम हेलोफोर्म। हेलोफोर्म कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन के जो मेथेन एटम है या मेथेन जो मॉलिक्यूल है उस मेथेन मॉलिक्यूल के 3 हाइड्रोजन, मेथेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4, मेथेन के 3 हाइड्रोजन की किसी हेलोजन परमाणु द्वारा यदि रिप्लेस कर दिए जाएं, किसी हेलोजन परमाणु द्वारा यदि रिप्लेस कर दिए जाएं तो CH अपने को प्राप्त होता है। और ये जो प्राप्त स्पीसीज है ये स्पीसीज क्या कहलाती है, हेलोफोर्म, जिसको आप काफ़ी बार क्लोरोफॉर्म के बारे में आपने सुना होगा। क्लोरोफॉर्म बहुत जगह अपन काम में लेते हैं, लैब में भी अपन काम में लेते हैं और आपको ये पता है कि ये पॉइजन होता है। एक्चुअल में मैं सिर्फ हेलोफोर्म की बात करूं तो वो पॉइजन नहीं होता, सिर्फ हेलोफोर्म की बात करूं तो वो पॉइजन नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि हेलोफोर्म को यदि अपन एनवायरनमेंट में फ्री छोड़ दें, हेलोफोर्म को यदि एनवायरनमेंट में फ्री छोड़ दें तो वो एनवायरनमेंट में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फोस्जीन नाम की एक गैस बना लेता है।
फोस्जीन का फॉर्मेशन कर लेता है और उस फोस्जीन के निर्माण के कारण, उस फोस्जीन के फॉर्मेशन के कारण वो विषैला हो जाता है। फोस्जीन क्या है? एक विषैली गैस है। उसी के निर्माण के कारण जो अपना क्लोरोफॉर्म है वो विषैला होता है। यानी क्लोरोफॉर्म यदि लंबे समय तक पड़ा रह जाए और उसको अपने यूज में नहीं लें और यदि अपन टाइट कैप बंद नहीं करें और वो यदि ऑक्सीजन के संपर्क में आता रहेगा तो वो फोस्जीन का निर्माण करेगा और जो फोस्जीन बनेगी वो अपने लिए पॉइजन का काम करती है। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि बेहोशी के लिए जो है वो अपन हेलोफोर्म काम में लेते हैं, क्योंकि अपन किसी कपड़े के लगाएं या किसी भी उसको अपन वायु में संपर्क करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो डिकम्पोज होकर के अपने को फोस्जीन दे देगा और जो फोस्जीन है वही अपने लिए विषैली है। तो जो हेलोफोर्म है उन हेलोफोर्म के द्वारा भी अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? वो देखिए, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। मैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ले रहा हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन है। यदि हेलोफॉर्म की अभिक्रिया, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म अपन ले रहे हैं, हेलोफॉर्म की अभिक्रिया क्षार के साथ, बेस के साथ करवा दी जाए तो ये अपने को कार्बन देते हैं। देखिए, इस कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप या अपने कहें कि अधिक इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन की। और यदि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बात की जाए तो क्लोरीन की जो En है वो अधिक होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे और कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो यहाँ से H+ इजीली बाहर निकल जाता है। अर्थात ये जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक हो जाता है। किसके कारण? क्लोरीन ग्रुप्स के कारण। तो ये यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकलेगा। तो मैं इसको बना देता हूँ H2, क्योंकि OH नेगेटिव है, H+ बाहर निकला तो ये H2 के रूप में बाहर निकला। जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करें, इसलिए कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। अर्थात ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। इससे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव। ये जो नेगेटिव आया है इसके पास, नेगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने को पता है। अब यहाँ से यदि मैं इस क्लोरीन को बाहर निकाल दूँ, यहाँ से Cl बाहर निकल जाए, जैसे Cl बाहर निकलेगा तो Cl नेगेटिव, जो अपने पास कार्बन बना, इस कार्बन के पास 2 तो Cl जुड़े हुए हैं, एक नेगेटिव आ गया और एक पॉजिटिव आ गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इसे कैंसिल आउट कर देंगे। ये पॉजिटिव किसके कारण आया है? क्लोरीन निकला है, तब एक ही स्पीशीज के ऊपर दोनों चार्ज है तो वो कैंसिल आउट करेंगे। और नेगेटिव के पास अपने को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे? कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और कैंसिल आउट करके इसके पास कैंसिल आउट हो गया, चार्ज तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे अपने को रखने हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के जो वैलेंस सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 इस क्लोरीन के साथ और 2 इस क्लोरीन के साथ कितने हुए? 4, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन के लिए अपने कहा था कि 4 तो बॉन्डिंग में होते हैं और 2 नॉन बॉन्डिंग में। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में हो गए। तो इस प्रकार से ये जो स्पीशीज है वो स्पीशीज कहलाती है कार्बिन। और कार्बिन का निर्माण अपन कैसे कर सकते हैं? हेलोफोर्म के द्वारा भी इसका निर्माण किया जा सकता है। हेलोफोर्म की अभिक्रिया क्षार के साथ यदि करवा दी जाए तो अपने को कार्बिन प्राप्त होती है। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार के जो अपने पास हेलोफोर्म है उनकी यदि अपन रिएक्टिविटी की बात कर लें, हेलोफोर्म कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो CH(I3) हो सकता है, 4 हेलोजन है, चारों के लिए हो सकता है। एक CH(Br3) हो सकता है, एक CH(Cl3) हो सकता है, एक CH(F3) हो सकता है, जिसमें हेलोजन आसानी से बाहर निकलेगा, अर्थात बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो ये बाहर निकाल लेगा, OH नेगेटिव हाइड्रोजन तो बाहर निकाल लेगा। अब डिपेंड करता है हेलोजन बाहर निकलना चाहिए, यहाँ से हेलोजन बाहर निकलना चाहिए, और जो हेलोजन अधिक साइज का होगा वो हेलोजन आसानी से बाहर निकलेगा। साइज अधिक किसकी होती है? आयोडीन की, उसके बाद में ब्रोमीन की, ब्रोमीन के बाद में क्लोरीन की और क्लोरीन के बाद में फ्लोरीन की। तो जो आसानी से बाहर निकलेगा उसकी रिएक्टिविटी अधिक होगी, अर्थात CH(I3) की रिएक्टिविटी सबसे अधिक, CH(Br3), CH(Cl3) और सबसे कम किसकी होती है? CH(F3) की। तो ये जो हेलोफोर्म है वो इस ऑर्डर में अपने को कार्बिन देते हैं, अर्थात CH(I3) सबसे पहले या अधिक क्रियाशीलता के साथ कार्बिन का निर्माण करता है।
ठीक है, एक रिएक्शन तो अपनी हो गई ये। किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं अपन? हेलोफोर्म के द्वारा। कहने का मतलब हेलोफोर्म की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाने पर कार्बिन प्राप्त होती है। सेकेंड रिएक्शन की अपन बात कर लें। सेकेंड रिएक्शन है, किसके द्वारा अपन प्राप्त कर सकते हैं? फ्रॉम अल्फा ट्राइहेलो एसिड, अल्फा ट्राइहेलो एसिड, फ्रॉम अल्फा ट्राइहेलो एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड O, OH, Cl, Cl और Cl, ये अपन कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ सकते हैं। देखिए ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ तीन हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो अल्फा ट्राई हेलो एसिड है। COOH ग्रुप को अपन एसिडिक ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अल्फा ट्राई हेलो एसिड। अल्फा ट्राई हेलो एसिड की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाने पर भी कार्बिन का निर्माण होता है। कैसे? मैकेनिज्म अपन देखते हैं। OH नेगेटिव हाइड्रोजन लेगा और एसिडिक ग्रुप, ये COOH प्रेजेंट है, एसिड है, तो यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, क्योंकि एसिड का काम ही क्या होता है? H+ डोनेट करना। ये H+ डोनेट करेगा, तो यहाँ से कार्बन, क्लोरीन, 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 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ से बाहर क्या निकल गया? H2। ये OH नेगेटिव और ये H+, अपने को क्या दे रहे हैं? H2 दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव क्या करेगा? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास ले जाएंगे? कार्बन के पास। तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी, क्योंकि देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये डबल बॉन्ड O पहले से है, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो देखिए क्या बन गया? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसको अपन कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? CO2, अर्थात यहाँ पे क्या बाहर निकल रहा है? CO2 माइनस CO2, कार्बन, Cl, 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 और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। यहाँ ये अपने को हेलोफोर में भी प्राप्त हो रहा था, अब होगा क्या? यहाँ से क्लोरीन बाहर निकला, माइनस Cl नेगेटिव, वो एक प्लस और माइनस बनेंगे, एक प्लस आ गया, माइनस पहले से प्रेजेंट था, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? Cl, Cl, और यहाँ पे जो लोन पेयर के रूप में या नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपन यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं? कार्बिन। दो रिएक्शन हो गई, एक हेलोफोर्म के द्वारा और एक अल्फा ट्राई हेलो एसिड के द्वारा अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं। अल्फा ट्राई हेलो एसिड में H+ बाहर निकलता है वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, नेगेटिव आया, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ से कार्बन के पास नेगेटिव, क्लोरीन या कोई भी हाइड्रोजन एटम है वो बाहर निकलेगा और अपने को क्या दे देगा? कार्बन। तो दो प्रकार की रिएक्शन, फ्रॉम हेलोफोर्म रिएक्शन या हेलोफोर्म, और सेकेंड है फ्रॉम अल्फा ट्राई हेलो एसिड। नेक्स्ट है कीटीन। कीटीन का नाम सुना होगा आपने। कीटीन के द्वारा भी अपन कार्बिन का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? वो भी देख लीजिए, उसके मैकेनिज्म अपन देख लेते हैं। फ्रॉम कीटीन, कीटीन क्या होती है? CH2 C डबल बॉन्ड O। कीटीन से कार्बन मोनोऑक्साइड CO के निष्कासन द्वारा कार्बिन प्राप्त होती है। कीटीन से कार्बन मोनोऑक्साइड के निष्कासन द्वारा कार्बिन प्राप्त होती है। ये कीटीन है और इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और जो ऑक्सीजन है उसके पास दो लोन पेयर है। ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट हो तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे कार्बन के पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसकी बनी वो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कौन सी बनी? नेगेटिव कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आया तो अब ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा।
CH2 वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा और जैसे ही ये CH2 वाले बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो देखिए कार्बन के पास पहले से नेगेटिव है। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगी। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है तो यहाँ पे CH2 के पास नेगेटिव पहले से था, पॉजिटिव और आ गया। पहले नेगेटिव था और पॉजिटिव अब आ गया और यहाँ से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो ये जो बना है इसको आप क्या लिख सकते हैं, CH2OH। दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 बॉन्डिंग हो गए और 2 नॉन बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से जो कीटीन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकाल करके कार्बिन का निर्माण करती है। और ये अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसकी आप लोगों ने काफी स्ट्रक्चर देखी होंगी। एक तो एक्चुअल की स्ट्रक्चर तो यही होती है, वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव होता है। दूसरी यदि अपन बात कर लें तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर भी अपन शो करते हैं। ठीक है, यहाँ से जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं, कार्बन की तरफ, और एक अपन डायरेक्टली इसको बिना कोई बॉन्ड शो किए CO के रूप में भी प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अपन लिखते हैं। अपने को बनाना क्या था, मैं अपने को कार्बन बनानी है और कार्बन अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करेगा और जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, कार्बन के पास चार्ज आ गया नेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस देगा। तो यहाँ पे CH2 पॉजिटिव और नेगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जो चार्ज है वो दूसरे कैंसिल आउट करके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और ये CH2 और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अपने को प्राप्त हो जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन हो गए अपनी हेलोफोर के द्वारा, अल्फा ट्राई हेलोएसिड के द्वारा और कीटीन के द्वारा। एक रिएक्शन और है जिसके द्वारा भी अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं, फ्रॉम डाईएजोमेथेन। डाईएजोमेथेन के द्वारा भी अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए अच्छी तरह से। डाईएजोमेथेन, ये जो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन बताऊँ, कीटीन वाली और डाईएजोमेथेन वाली और हेलोफोन, ये चारों रिएक्शन बहुत जगह अपने काम में आएंगे आगे भी। फ्रॉम डाईएजोमेथेन, ठीक है, डाईएजोमेथेन CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो स्पीशीज है वो स्पीशीज कहलाती है डाईएजोमेथेन, जिसको अपन लिखते हैं कैसे, CH2N2। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखते अपन, लेकिन यहाँ पे अपन 2 चार्ज लिखेंगे क्योंकि एक जगह लिखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो उसके ऊपर अपन चार्ज नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ओवरऑल ये जो कंपाउंड अपने पास, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। लेकिन अपन जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए, इस स्ट्रक्चर को स्पष्ट करने के लिए अपने को बताना होगा कि इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है और इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि इसकी वैलेंसी बढ़ रही है और इसकी वैलेंसी कम है, क्योंकि 3 होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इसके पास अधिक हो रहा है तो इसके पास अपन ने दर्शा दिया पॉजिटिव। तो ये है डाईएजोमेथेन। यहाँ पे नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सेम वही प्रोसेस है जो अभी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पे जो स्पीशीज बनेगी, देखिए CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास पॉजिटिव के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है और यहाँ पे आ गया नेगेटिव, क्योंकि 4 बॉन्ड पहले भी थे और 4 बॉन्ड अब भी हैं, तो इसके जो चार्ज है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो डाईएजोमेथेन के नाइट्रोजन के निष्कासन से कीटीन प्राप्त होती है। यहाँ तक ये अपन ने रीअरेंज शो कर दिया। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव है तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इलेक्ट्रॉन लेगा। देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N, पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव आते ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये यहाँ से क्या बाहर निकला, N2 के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, और ये जो अपने पास बना वो अपने पास बन गया कार्बन। ठीक है, तो इस प्रकार से डाईएजोमेथेन के द्वारा भी अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, कार्बन। वही प्लस माइनस आएगा तो कैंसिल आउट करके ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस प्रकार से
अपने पास 4 अभिक्रियाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो हेलोफोन के द्वारा, एक एल्फा ट्राई हेलो एसिड के द्वारा, एक कीटीन के द्वारा और एक डाईएजोमेथेन के द्वारा अपन कार्बिन को प्राप्त कर सकते हैं, जो अपने बहुत जगह काम में आएगी। विभिन्न प्रकार की जो रिएक्शन है वहाँ पे अपने काम में आती हैं। तो ये इनके निर्माण की विधियाँ हो गई, किसके? कार्बिन के। 4 विधियों के द्वारा आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ चारों विधियाँ आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होंगी। हेलोफोन के द्वारा, एल्फा ट्राई हेलो एसिड के द्वारा, कीटीन के द्वारा और डाईएजोमेथेन के द्वारा। अब जो अपने मान लीजिए काम में कहाँ आते हैं वो भी अपन देख लेते हैं, तथा केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बिन, कार्बिन की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बिन। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बिन, कार्बिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। 2 अभिक्रियाओं की बात करूंगा मैं। सबसे पहले बात करता हूं वोल्फ रीअरेंजमेंट, वोल्फ पुनर्विन्यास, जो आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह आप लोगों ने 11th क्लास में और 12th क्लास में पढ़ा होगा इसको। वोल्फ रीअरेंजमेंट या वोल्फ पुनर्विन्यास, इसमें क्या होता है कि कीटो डाईएजोमेथेन रीअरेंजमेंट द्वारा कीटीन देते हैं। इस रिएक्शन में मध्यवर्ती के रूप में कीटो डाईएजोमेथेन से नाइट्रोजन के निष्कासन द्वारा कार्बिन का निर्माण होता है, जो पुनर्विन्यास द्वारा कीटीन देते हैं। प्राप्त कीटीन जलावकरण द्वारा एक कार्बन अधिक युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। एक कार्बन बढ़ जाता है, अर्थात जो कार्बन एक्स्ट्रा होता है, जो कार्बन मेथेन के रूप में था, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जुड़ जाता है। बाहर से कुछ नहीं आता, लेकिन जो इसमें है वो चैन में जुड़ जाता है। इसलिए इसको अपन कहते हैं कि एक कार्बन अधिक युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल ये अपने को देते हैं। वो डिपेंड करेगा कि अपन हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं या अल्कोहल से अभिक्रिया करवा रहे हैं या फिर अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। लेकिन जलावकरण के द्वारा अपने को क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि अमोनिया के साथ करवा देंगे तो अपने को ये एमाइड दे देंगे, और यदि अल्कोहल के साथ करवा देंगे तो ये अपने को एस्टर दे देंगे। ठीक है, अभी तीनों रिएक्शन की बात करूंगा मैं, तीनों एग्जांपल की बात करूंगा। सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए? कीटो डाईएजोमेथेन, डाईएजोमेथेन है, और वो डाईएजोमेथेन कौन सा था? CH2 डबल बॉन्ड N ट्रिपल, इसके पास पॉजिटिव और इसके पास नेगेटिव, ये अपना था डाईएजोमेथेन। इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके मैं यहाँ पे कीटो ग्रुप ले आऊँ, ये कीटो ग्रुप था, तो इसको अपन क्या कह देंगे? कीटो डाईएजोमेथेन। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, स्वाभाविक बात है। जैसे ये यहाँ पे जाएंगे तो R डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, वही है। यहाँ से ये बाहर निकला, जैसे ये बाहर निकलेगा, ये अपने पास बाहर क्या निकला? यहाँ से N2 डबल बॉन्ड O CH और इसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अपन ने क्या कहा था कि कार्बिन इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। R जो ग्रुप है वो रीअरेंजमेंट करेगा, और रीअरेंजमेंट के द्वारा CH के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो R ग्रुप वहाँ पे जा सकता है। जैसे R ग्रुप इसके पास जाएगा, नेगेटिव आएगा। एक बार बता देता हूँ कैसे आएगा। ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ क्योंकि इसके पास 2 चार्ज थे पहले से, जो अपन ने शो नहीं कर रखे, यहाँ पे न्यूट्रल अपन ने शो कर रखा है। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ तो R जुड़ गया, बचा कौन सा? नेगेटिव। अब यहाँ से ही जा रहा है तो इसके पास कमी हो गई, इस कार्बन के पास कमी है, तो इस कार्बन के पास चार्ज कौन सा जाएगा? पॉजिटिव। और ये अपने पास बना क्या? कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH R, इसके पास नेगेटिव और इस कार्बन के पास
पॉजिटिव, एक कार्बन के पास पॉजिटिव है दूसरे के पास नेगेटिव है, तो ये क्या बना सकता है RCH डबल बॉन्ड O, ये बन गया। इस कार्बन के पास ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये डबल बॉन्ड O के रूप में जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये क्या बन गया, यहाँ पे कौन सी स्पीशीज बन गई, कीटीन बन गई। और यदि कीटीन बनी है तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे इंटरमीडिएट के रूप में कीटीन बनती है, कार्बन बनती है पहले तो, फिर उसके बाद में रीअरेंजमेंट के द्वारा अपने को कीटीन प्राप्त होता है। इस कीटीन का यदि अपन हाइड्रोलाइसिस करवा दें, कीटीन का हाइड्रोलाइसिस करवा दें, जल अपघटन करवा दें, H3O+ के साथ इसका जल अपघटन हो जाए तो ये अपने को देगा RCH2 डबल बॉन्ड OH, क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए ये जो कीटोनिक ग्रुप था, ये कीटोनिक ग्रुप था, R में कार्बन से अपने कोई मतलब नहीं, कितने कार्बन है वो अलग बात है। यहाँ पे कार्बन एक था, इसमें देखिए R तो एज इट इज है, यहाँ पे ये कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, अर्थात एक कार्बन अधिक युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कहाँ से आया है, अपनी जो कार्बन थी, जो मेथेन था, मेथेन डाइज़ोमेथेन जो था उसका जो कार्बन है वो यहाँ पे चैन में जुड़ जाता है। यदि इसकी अभिक्रिया मैं अमोनिया के साथ करवा दूँ NH3 के साथ, तो ये मेरे को क्या दे देगा, CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा NH2। और इसी की अभिक्रिया यदि अपन ROH के साथ करवा दें, एल्कोहल के साथ करवा दें, तो ये अपने को देगा RCH2 डबल बॉन्ड OR, जिसको अपन क्या कहेंगे, एस्टर। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाएंगे एमाइड, और यदि एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे अपने को क्या प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त होगा। अब इसमें से मैं ये बताता हूँ कैसे बनता है, किस प्रकार से अपने को प्राप्त हुआ है वो बता देता हूँ। सभी में यहाँ पे बात वही है, इसके साथ करवा दो, इसके साथ करवा दो, इसके साथ करवा दो, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि ये हाइड्रोलाइसिस के द्वारा अपने को कैसे दे रहा है, ठीक है। क्या बना था अपने पास, कीटीन RCH डबल बॉन्ड O, हाइड्रोलाइसिस करवाएं H2O और H+, यही होगा। मैं डायरेक्टली H2O से भी करवा सकता हूँ, इसका लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इसके पास जाएगा, बना क्या, RCH नेगेटिव डबल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव आ रहा है, H+ डोनेट कर देगा, और जैसे ही H+ डोनेट होगा उसको ये ग्रहण कर लेगा, और ये CH2 के रूप में चेंज हो गया, ये OH डबल बॉन्ड O के रूप में। अपन हाइड्रोलाइसिस करवाना पहले इसको H+ भी दे सकते हैं, H+ यहाँ आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आते ही वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अभिक्रिया करेगा, वहाँ से H+ को वो रिप्लेस कर देगा, फिर रीअरेंजमेंट के द्वारा जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको दोनों प्रकार से समझा सकते हैं, यानी हाइड्रोलाइसिस के द्वारा अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहलाती है वोल्फ रीअरेंजमेंट। सेकंड है इंसर्शन ऑफ पाइप ऑफ कार्बन इन पाई बॉन्ड। ये एक रिएक्शन हो गई, मैंने दो रिएक्शन की बात की थी, तो सेकंड जो रिएक्शन है वो अपने पास है इंसर्शन ऑफ कार्बन इन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में कार्बन का प्रवेश, इंसर्शन ऑफ कार्बन इन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में कार्बन का प्रवेश। पाई बॉन्ड में कार्बन के प्रवेश से साइक्लोप्रोपेन प्राप्त होते हैं। देखिए ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड
और ये पाई बॉन्ड अपने पास प्रेजेंट है। इसकी अभिक्रिया कार्बन के साथ करवा दें तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपने पास जो प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट आया है यहाँ पे CH2 और ये साइक्लोप्रोपेन। कहने का मतलब एल्कीन के साथ कार्बन की अभिक्रिया करवाने पर साइक्लोप्रोपेन प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक अपन ये देखते हैं कि अपने पास जो एल्कीन है वो एल्कीन तो कोई सी भी हो सकती है, यानी एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो अपने पास एक ही प्रकार का होता है। जो इलेक्ट्रॉन एल्कीन के पाई बॉन्ड के हैं वो एक ही प्रकार के, लेकिन एल्कीन को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक एल्कीन अपने पास सिस हो सकती है और दूसरी जो एल्कीन है वो अपने पास ट्रांस हो सकती है। अब ये जो एल्कीन है इसके कारण अपने को प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं। जो अपन ये अभिक्रिया करवा रहे हैं इसमें प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। प्रोडक्ट क्या चेंज होगा वो भी आप लोग देख लीजिए, कैसे चेंज होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए मैं एक तो ले रहा हूं सिस एल्कीन, थोड़ा साफ कर देता हूं, नाम आपको पता है कि क्या चल रहा है। इंसर्शन ऑफ कार्बन इन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में कार्बन का प्रवेश, और कार्बन के प्रवेश से क्या प्राप्त होता है अपने को साइक्लोप्रोपेन। लेकिन जब अपन इसकी स्टीरियो की बात करते हैं तो स्टीरियो की बात करने पर अपने को कैसी कार्बन के द्वारा अपने को कैसा साइक्लोप्रोपेन प्राप्त होता है वो देखिए। डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया मैं कार्बन के साथ करवाऊँ। कार्बन अपने पास दो प्रकार की थी, कौन सी कार्बन थी? एक सिंगलेट कार्बन है और एक ट्रिपलेट कार्बन है। पहले बात कर रहा हूँ सिंगलेट कार्बन की। और सिंगलेट कार्बन में क्या थे? दोनों जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं उनकी डायरेक्शन चेंज थी। डायरेक्शन चेंज का मतलब एक प्लस हाफ में था, एक माइनस हाफ में था, अर्थात उनकी स्पिन चेंज थी। स्पिन चेंज यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसमें भी, और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन चेंज होती है। अब हमेशा अपोजिट स्पिन के बीच में बॉन्डिंग अपन शो करते हैं। यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, यहाँ पे भी एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। और जब बॉन्डिंग होती है तो हमेशा प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन जो स्पिन है उन्हीं के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो इसका प्लस हाफ इसके माइनस हाफ के साथ बॉन्डिंग करेगा क्योंकि इसमें माइनस हाफ प्रेजेंट है, और इसका जो माइनस हाफ है वो इसके प्लस हाफ से बॉन्डिंग कर लेगा। कोई चेंज हुआ क्या? इसके इलेक्ट्रॉन को घुमाने की आवश्यकता पड़ी? कहीं पे भी अपने को इसके इलेक्ट्रॉन को घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पहले से प्लस हाफ प्रेजेंट है, माइनस हाफ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लस हाफ प्रेजेंट है और माइनस हाफ, यानी कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उनके स्पिन चेंज करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन स्पिन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है तो जैसे अपने ग्रुप थे एज इट इज वैसे के वैसे प्रेजेंट रहते हैं। अर्थात यदि सिस है अपने पास, यहाँ पे H है, CH3 में कोई चेंज नहीं हुआ, ये ऊपर की तरफ था तो ये ऊपर की तरफ ही है। और यदि ट्रांस है तो ये अपने को ट्रांस ही देगा, क्योंकि इसमें अपने कहीं पे भी रोटेशन नहीं करवाया है, ठीक है। अर्थात जब सिंगलेट कार्बन होती है, जब सिंगलेट कार्बन होती है तो सिस जो एल्कीन है वो अपने को सिस प्रोडक्ट देती है, दोनों CH3 एक तरफ, और जो ट्रांस एल्कीन है वो अपने को कौन सा प्रोडक्ट देगी? ट्रांस प्रोडक्ट देती है, ठीक है। ये तो बात है किसके साथ? सिंगलेट के साथ। ये जो एल्कीन है वो कौन सी है? सिंगलेट। अब मैं बात कर लूँ ट्रिपलेट की। एल्कीन में यही ले रहा हूँ, यहाँ पे CH3 है, ये H है, ये CH3 है और ये H है। इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा दें? ट्रिपलेट के साथ। और अपने को पता है ट्रिपलेट के जो दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं इनकी डायरेक्शन एक ही होती है, चाहे वो प्लस हाफ हो या दोनों माइनस हाफ हो। यहाँ पे अपन दोनों को प्लस हाफ ले रहे हैं। अब देखिए इसका जो प्लस हाफ है, इसका जो प्लस हाफ है वो इसके प्लस हाफ से बॉन्डिंग कर सकता है क्या?
नहीं कर सकता, क्योंकि इस रोटेशन चेंज करना होगा, या तो इसका चेंज करें या इसका चेंज करें, दोनों में से एक का अपने को चेंज करना होगा। इसका माइनस हाफ इसके प्लस हाफ से बॉन्डिंग कर लेगा, एक बॉन्डिंग तो हो गई इसमें। अब जो दूसरी बॉन्डिंग बच रही है, एक बॉन्डिंग में डायरेक्टली करवा रहा हूँ, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है CH2, इस वाले को अपने चेंज नहीं किया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इसका प्लस आप एज इट इज रख लें और इसका माइनस आप यदि अपन बनाएं, इसका प्लस आप एज इट इज रखें और इसका माइनस आप अपन एज इट इज बनाएं, तो देखिए इसका डायरेक्शन अपन ने चेंज किया तो जो ग्रुप है उनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। यहाँ पे अपने को ये CH2 नीचे आ जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगी बॉन्डिंग। अब आप ये कहें कि इसी का चेंज क्यों किया आपने, इसका भी चेंज कर सकते थे। तो जब इसका अपन चेंज करें तो देखिए इसमें तो अपने कोई चेंज नहीं किया, ये तो CH2 था, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। यहाँ पे यदि अपन कोई चेंज नहीं करते हैं, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करते हैं, अपन ये कहेंगे इसका प्लस आप अपन एज इट इज रखेंगे और इसको अपन चेंज करें माइनस हाफ में, तो CH2 तो पहले से ही है और CH2 पहले से है, तो इसको अपने को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी अपने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, तो ये अर्थात ये तो कौन सी बनी, ट्रांस बन गई। जब ऊपर वाले का अपन ने चेंज किया तो ट्रांस बन गई, जब नीचे वाले का अपन ने चेंज किया तो अपने को कौन सा प्राप्त हो गया, सिस। कहने का मतलब ये है यदि ट्रिपलेट कार्बिन है तो ट्रिपलेट कार्बिन के साथ एल्किन कोई सी भी हो, चाहे सिस एल्किन हो या ट्रांस एल्किन हो, प्रोडक्ट हमेशा ट्रांस और सिस ही प्राप्त होगा। ट्रांस भी प्राप्त होगा और सिस भी, 50% चांस है ट्रांस के और 50% चांस है सिस के। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, यदि अपने पास ट्रिपलेट कार्बिन है, ट्रिपलेट कार्बिन, और ये ट्रिपलेट कार्बिन सिस हो या ट्रांस हो, दोनों में से कोई भी हो सकती है, सॉरी अपनी एल्किन है वो सिस हो या ट्रांस हो, जो प्रोडक्ट अपने पास निकल करके आएगा वो सिस भी आएगा प्लस ट्रांस भी आएगा। 50% चांस सिस के हैं और 50% चांस ट्रांस के हैं। तो इस प्रकार से ये अपने पास से जो इसकी पाई बॉन्ड का, जो पाई बॉन्ड में कार्बिन का प्रवेश है, ये दो प्रकार से हो सकता है। यदि सिंगलेट है तो जैसे अपने पास एल्किन है एज इट इज वैसे की वैसे अपने को प्राप्त हो जाती है, यानी एल्किन सिस है तो सिस प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, ट्रांस है तो ट्रांस प्रोडक्ट अपने को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि कार्बिन अपने पास ट्रिपलेट है तो वहाँ पे प्रोडक्ट अपने पास एल्किन कोई सी भी हो, सिस भी हो सकती है और ट्रांस भी हो सकती है, प्रोडक्ट हमेशा सिस और ट्रांस प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये अपने 4 इंटरमीडिएट की बात अपन ने कर ली। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट इंटरमीडिएट की बात करेंगे, ठीक है, ओके।